आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान को आए दिन विदेशों में अपमानित होना भी पड़ रहा है, फजीहत हो रही है पाकिस्तान की। और इसका ताजा उदाहरण अमेरिका से सामने आया है। गुरुवार को अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमन ने बिलावल भुट्टो को, जो उनका नेतृत्व वाला डेलीगेशन था, उसको जमकर खरी खोटी सुनाई है। अमेरिकी सांसद ने पाकिस्तान से आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद को खत्म करने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। इस बार वॉशिंगटन गए पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल की बातचीत जब अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमन से हुई, तब पाकिस्तान की गजब की मिट्टी पलीद हुई। अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमन ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, पाकिस्तानी राजदूत मसूद शेख और अमेरिकी हाउस फॉरेन अफेयर्स की टीम से मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान अमेरिकी सांसद ने भारत पाकिस्तान संघर्ष, पाकिस्तान में लोकतंत्र और आतंकवाद पर खुलकर राय रखी। लेकिन इस बीच पाकिस्तान को सबसे अहम और कड़ा संदेश भी दिया गया। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अमेरिका में पाकिस्तान और उसके पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की जमकर किरकिरी हुई है। एक वरिष्ठ अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमन ने बिलावल को खूब खरी सुना दी है। उन्होंने बिलावल से जैश-ए-मोहम्मद को खत्म करने के लिए काम करने को कहा। अमेरिकी सांसद ने पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व में आए पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि वह आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। ये वाकया तब हुआ जब कांग्रेसी सदस्य ब्रैड शेरमन ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद अमेरिकी सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, मैंने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को आतंकवाद से लड़ने की अहमियत समझाई है। खासकर उनसे जैश-ए-मोहम्मद को खत्म करने को कहा है, जिसने 2002 में अमेरिकी नागरिक डैनियल पल की हत्या की थी। वह वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार पल का जिक्र कर रहे थे, जिनकी पाकिस्तान में आतंकवादियों ने अगवा कर हत्या कर दी थी। अब वो उन्होंने एक शर्त लगा दी। यार ये क्या कह सकते हैं। तो जब ये इन इस कांग्रेशनल कमेटी से मिले, तो ये जो ब्रैड शेरमन साहब हैं, इन्होंने कहा कि भाई मैंने तो पाकिस्तान को कह दिया है कि, और ये इनकी ट्वीट में दिखा रहा हूं, कि पहले तो वो जो जैश-ए-मोहम्मद है, पहले तो उन्हें बैन करो। चीजें बैकफायर करती हैं। IMF क्या कर रहा है? अब IMF उनको कह रहा है कि हम कोई बात तुम्हारी मानने के लिए तैयार नहीं है। इधर हम हमेशा आके जब इनसे कोई चीज मांगते हैं तो ये फिर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाते हैं। अब अचानक ये हुआ है कि उन्होंने जो माकानी उन्होंने कहा है कि भारत के वजीर आजम जो हैं वो आएंगे और अगले हफ्ते जो G7 का इजलास हो रहा है कनाडा में, उसमें वो शरीक होंगे। और ये वो चनाब ब्रिज है जो आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है वायरल हो रहा है, क्योंकि दरियाए चनाब का जो पानी है, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद इंडिया मुसलसल जो है कम करता चला जा रहा है। एक तरफ पानी की कमी और दूसरी तरफ उसी रिवर के नाम के ऊपर आज ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर के। जलील अब्बास जिलानी जैसे सीनियर डिप्लोमेट की मौजूदगी में बिलावल को ये जिम्मेदारी देना कितना मुनासिब फैसला था। Why are we asking the Americans for weapons which A we can't afford? कल ही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट निकली है कि 45% पाकिस्तानी जो है वो अंडर द पॉवर्टी लाइन रह रहा है। पहली तो बात ये देखनी है कि ये हम एक हमसाये के साथ क्यों आज तक 76 साल से एक ताल्लुकात अच्छे एस्टेब्लिश नहीं कर सके। सही बात है सर, ये असल हमारी प्रॉब्लम है। कल कुछ कांग्रेशनल मेंबर से मिले हैं, मगर ये आसान नहीं होता मिलना। चीजें बैकफायर करती हैं जो की गई। एक तो जब ये इस कांग्रेशनल कमेटी से मिले, तो ये जो ब्रैड शेरमन साहब हैं, इन्होंने कहा कि भाई मैंने तो पाकिस्तान को कह दिया है कि, और ये इनकी ट्वीट में दिखा रहा हूं, कि पहले तो वो जो जैश-ए-मोहम्मद है, जिसने डैनियल पर्ल को, जो इन्हीं का कंस्टिट्यूएंट था, कहता है उसने जिसने डैनियल पर्ल को मारा था, पहले तो उन्हें बैन करो। और फिर जो बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, जो बाकी अकलियतों के साथ हो रहा है, क्रिश्चियंस, हिंदूज, अहमदियों के साथ हो रहा है, उसको सही करो और अपना जो है अपना घर पहले सही करो। तो ब्रैड शेरमन, वो ये साहब हैं, दिस गाय who Bilawal met. This is this guy Brad Sherman right here, right next to Khurram Dastagir. This guy, old white guy in the middle. ये है ब्रैड शेरमन जिसने बिलावल को मीटिंग करके बातें सुनाई है, और फिर बाद में सिंध में भी बिलावल को बातें सुनाई है। ये इनकी मीटिंग हुई, मगर फिर सिंध में लोगों को जो उठाया जा रहा है, वाटर राइट्स का जो क्राइसिस है, अगवा किया जा रहा है, जर्नलिस्ट को मारा जा रहा है, सिंध में भी एक ह्यूमन राइट्स क्रैकडाउन चल रहा है, उस पे भी ब्रैड शेरमन ने वाशिंगटन में बैठ के बिलावल को बातें सुनाई। कि जलील अब्बास जिलानी जैसे सीनियर डिप्लोमेट की मौजूदगी में बिलावल को यह जिम्मेदारी देना कितना मुनासिब फैसला था।
उन्होंने ये बयान दिया कि देरपा अमन की वाहिद जमानत मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि ही इज नॉट अ सफिशिएंटली सीरियस माइंडेड पर्सन, और इंडिया में लोग इनको काफी हॉस्टिलिटी से देखते हैं। इस उम्मीद के साथ में कि आज की ये जो हमारी गुफ्तगू है ये भी शायद किसी पॉजिटिव नोट के ऊपर ही खत्म होगी, मगर बड़े ही अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि एम्बेसडर साहिबा ये प्रोग्राम में बीच में छोड़ के चली गई। आपने उनसे एक सवाल पूछा था बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतालिक, बेहतर होता कि मेरी तरह जो उनसे सवाल पूछा गया था वो सिर्फ उसी सवाल का जवाब देती। तो मैंने जब जवाब देना शुरू किया तो वो प्रोग्राम ही छोड़कर चली गई हैं। बड़ा मुझे अब दुख हो रहा है जी। अच्छा होता अगर वो आती, अगर वो किसी रोज फिर से आती हैं, मुझे बेहद खुशी होगी। मैं उनके हर सवाल का जवाब दूंगा और बड़े ही सब्र और तहम्मुल प्यार से दूंगा। वो ना सिर्फ एक मुझसे उम्र में बड़ी हैं, बल्कि उनका जिंदगी का जो तजुर्बा है वो भी बहुत बड़ा है। मुझसे ज्यादा वसी उन्होंने दुनिया देखी है। तो मैं ये चाहूंगा कि उनसे फिर कभी बात हो। बहरहाल उन्होंने जो हिंदुस्तान के हवाले से बात की, मैं एक एक करके उनके सवालों के जवाब देना चाहूंगा। मैं एम्बेसडर साहिबा को कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हिंदुस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको हिंदुस्तान के आवाम ने वोट दे के प्राइम मिनिस्टर बनाया है, अनलाइक पाकिस्तान जहां पे ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर सेलेक्टेड होते हैं। नीडलेस टू से कि उनको सेलेक्ट कौन करता है टू स्टार्ट विद। उसके बाद मैं एम्बेसडर साहिबा को ये भी कहूंगा कि वो बार बार ये जो कश्मीर के मुतालिक हिंदुस्तान को ब्लैकमेल करने की उनकी पॉलिसी है कि या तो आप डायलॉग करें हमारे साथ या फिर जो है यहाँ पे आप तैयार रहें दहशतगर्दी के लिए, क्योंकि इनडायरेक्टली यही कहना है कि जब तक मसला कश्मीर का कोई हल नहीं हो जाता तब तक पीस नहीं आ सकती। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या पाकिस्तान कोई जंग करना चाह रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ? तो अगर आप जंग नहीं कर रहे हैं तो फिर आप क्या प्रॉक्सी वॉर करना चाह रहे हैं? दैट सीम्स टू बी द केस बिकॉज दैट इज प्रिसाइजली व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम द लास्ट 35-40 ईयर्स। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर ही लड़ रहा है जब उससे ये रियलाइज हो गया कि हम कश्मीर को जंग के जरिए नहीं ले सकते, तो दहशतगर्दों की एक फौज हिंदुस्तान के ऊपर जो है भेजी गई है सिंस 1990 ऑनवर्ड्स, या अब ये कहें लेट 80s ऑनवर्ड्स। उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर ये भी इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम वहां के जो डेमोग्राफिक्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, अभी तक आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किए हुए ऑलमोस्ट 6 इयर्स होने को हैं। अभी तक ऐसा कोई इल्जाम जम्मू कश्मीर की किसी भी सियासी पार्टी ने नहीं लगाया है, इंक्लूडिंग पीडीपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस वक्त जो हुकूमत है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, ना कि बीजेपी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है जम्मू कश्मीर के अवाम ने, ना कि कोई हमने बाहर से कोई वोटर लाके बिठाए हैं। उन्होंने जो है उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है उमर अब्दुल्ला साहब को। इनके इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। बेहतर होता ये कहती कि जी एक डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने की है और बड़ा कामयाब भी रहा उसमें। जब लेट 80s और अर्ली 90s में कश्मीर के जो सन ऑफ द सॉइल कश्मीरी पंडित्स जो वहां पे हजारों सालों से आबाद थे, जब उनको कश्मीर से मार के भगाया गया, कितना कन्वीनियंटली पाकिस्तान के लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कश्मीर में जो पाकिस्तान ने जिहाद किया